हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे। जो पेपर हुआ था 19 जुलाई 2021 के दिन शिफ्ट 1 पे। ठीक है, इसके हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में कर लिए थे। इससे पहले हम 16 जुलाई के दोनों पेपर कर चुके हैं, 17 जुलाई के भी दोनों पेपर कर लिए हैं, 18 जुलाई के भी दोनों पेपर हम कर चुके हैं। टोटल 6 पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7वां पेपर हमारा चल रहा है। इसको भी आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है हमसे, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम और एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपको पता ही होगा, CO2 होता है। तो CO2 में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर रहते हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने 2 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाट इज अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है। कैसा फोर्स? लार्ज फोर्स लग रहा है। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज। टू फाइनाइट चेंज आएगा इसमें मोमेंटम में। उस फोर्स को क्या कहेंगे जो शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर लग रहा है? तो उसको कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि आवेगी बल यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड दस रेफर टू एज। तो यहाँ पर बात करें, जो ध्वनि तरंगे होती है माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसलिए इनको कहा जाता है यहाँ पर यांत्रिक तरंगे। क्या कहा जाता है? पर मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? जो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास आवर्त सारणी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो आई थिंक फ्लोरीन का नाम सभी ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ साउंड वेव व्हाट इज द पीक रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम कंप्रेशन रीजन कॉल्ड। तो यहाँ पर अगर बात करें ध्वनि तरंग में अधिकतम संपीड़न क्षेत्र, अधिकतम संपीड़न क्षेत्र जो होता है करने वाला निरूपित करने वाला शिखर क्या कहलाता है? तो अधिकतम संपीड़न क्षेत्र को निरूपित करने वाला जो शिखर होता है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? शिखर की बात करेंगे तो उसको हो जाएगा क्रेस्ट, यानी कि श्रृंग उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो चुका है। ये वाला देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसकी गतिज ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। इसकी जो प्रकृति होती है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। कैसी प्रकृति होती है? पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि है उसकी उत्पादकता किसके कारण? यहाँ पर मानवीय गतिविधियों के कारण कम होने की स्थिति क्या कहलाती है? भस्मीकरण क्या है? इंसरेशन, बायो एक्यूमुलेशन, एफोरेस्टेशन या डिजर्टिफिकेशन। तो इसको कहा जाता है डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो क्या है? मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हटा दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी कि प्रकाश रासायनिक धूम कुहा, यानी कि स्मॉग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग याद रखो। फोटोकेमिकल स्मॉग इनमें से कौन सा है? मीथेन होता है, ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर टेट्रा मिथाइल लेड यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। अंतरावस्था केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन से अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत केंद्र प्रोटीन फाइबर हैं? तो अगर आपने यहाँ पर न्यूक्लियस देखा हो, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस अगर आपने यहाँ पर देखा हो, तो आपको यहाँ पर जो दिखे ये फाइबर दिखे होंगे, ठीक है ना, तो उनको कहा जाता है क्रोमेटिन। उनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस काउ ब्रीड इन इंडिया। तो देसी गाय की नस्ल है भारत की, कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, हल्लीकर। हल्लीकर जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। हल्लीकर जो है क्या है? भारत की देसी गाय की यहाँ पर नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कहता है, विच हार्मोन इज मेनली इन्वॉल्व इन मिल्क इजेक्शन, यानी कि जो दूध का निष्कासन या स्राव होता है
उसमें मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा ऑक्सीटॉक्सिन। तो जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है वो किस में इन्वॉल्व रहता है? ये यहाँ पर मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो मेनली इन्वॉल्व रहता है मिल्क इजेक्शन में, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ऑक्सीटॉक्सिन वो हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डायमंड, यानी कि हीरे का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता है हीरा क्या होता है, डायमंड जो होता है इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है ना, कार्बन का क्या एक अपर रूप है, जैसे कि ग्रेफाइट भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ग्रेफाइट भी कह देता तो भी इसका सेम ही आंसर होने वाला था। सबको पता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो कि है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज सोनालिका क्रॉप डेवलप्ड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जब क्या हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, उसके टाइम पे विकसित होने वाली सोनालिका फसल क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा सेमी ड्वार्फ व्हीट, अर्ध बौना गेहूं। सेमी ड्वार्फ व्हीट जो था ये कौन सी है? ये फसल थी कब? हरित क्रांति के दौरान क्या होने वाली, डेवलप विकसित होने वाली फसल थी। कौन सी थी? सेमी ड्वार्फ व्हीट, यानी कि अर्ध बौना गेहूं। आप राइट आंसर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें अगर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्फेक्ट द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पर क्या है, फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती है जिनको एल्वियोली कहा जाता है, वो कब किस कौन से डिजीज में इन्फेक्ट होती हैं? तो अगर आपने रोग नाम सुना हो निमोनिया, निमोनिया नाम तो सभी ने सुना होगा। तो निमोनिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाती हैं कौन? जो वायु कोशिकाएं यानी कि एल्वियोली रहती हैं। लंग्स देखना, ठीक है लंग्स टॉपिक पढ़ लेना, इसको जो फेफड़े होते हैं उसमें पढ़ लेना, उसका स्ट्रक्चर देख लेना। तो उसमें एक जगह आती है एल्वियोली, ठीक है। तो उसमें जो ये एल्वियोली है ये किस डिजीज़ में इन्फेक्ट होती हैं? तो निमोनिया जो डिजीज़ होती है उसके कारण ये क्या हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन क्या कहता है वेयर आर दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स लोकेटेड इन मेनलैंड इंडिया। देखो यार इसको याद कर लेना आप, ये चीज़ अगर पढ़नी होगी तो पढ़ लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर है, इसको देख लेना अगर देखना होगा आपको। तो ऐसा लग नहीं रहा, पूछना तो नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? बायोगैस जो होती है, बायोगैस का यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्या है? तो अगर हम देखें जो मीथेन होता है, मीथेन ज़्यादा बहुत अमाउंट में यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो मेन कंपोनेंट कौन, मेजर कंपोनेंट कौन होने वाला है यहाँ पर? बायोगैस का। तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम एल्यूमिनियम की, तो बोरोन फैमिली में आता है, बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो बोरोन की वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम की 3, गैलियम की भी 3, यहाँ पर इंडियम की 3, इसकी भी 3, ठीक है। तो ये याद कर लेना, बोरोन फैमिली होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो सब की क्या होने वाली है यहाँ पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई वेस्ट, ठीक है। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा होने वाला है? सड़े हुए फल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे क्या? सूखे पत्ते, या फिर क्षतिग्रस्त मॉनिटर जो होता है, डैमेज मॉनिटर, या फिर सर्जिकल वेस्ट। सर्जिकल वेस्ट कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सिंपल सा आंसर इसका सी हो जाएगा यहाँ पर। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा होने वाला है? जो कंप्यूटर के मॉनिटर रहता है ना, उसका जो डैमेज हो जाएगा उसके बाद उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट्स इन द कार्बन साइकिल। कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या है? तो अगर जो कार्बन चक्र होता है पौधों के लिए, उसमें कार्बन का स्रोत क्या होने वाला है वो हमको बताना है। सबको पता है जो कार्बन यहाँ पर लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लेता है, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पर फॉसिल प्रेजेंट इन द सोइल, मिट्टी में मौजूद जीवाश्म, कार्बोनेट रॉक, कार्बोनेट चट्टाने, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे कहाँ से लेते हैं कार्बन? तो कार्बन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डज गैप स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ गंगा रिवर। तो गैप है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो बात करें यहाँ पर तो गंगा एक्सेल प्लान इसका क्या है, फुल फॉर्म है। डायरेक्टली ये वाला आप टिक कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of a material having length L by 2 and area of cross section 2A if another wire of same material has length L and area of cross section A with a resistance of 4 ohm। तो देखो दो चीज़ें दी उसने, केस 1 में उसने दे दिया है, ठीक है, R1, केस 2 में R2। इसका इस वाली केस में उसने क्या दे रखा हमें यहाँ पर, इस वाले केस में उसने लेंथ दे दी हमको L by 2, ठीक है, और एरिया दे दिया उसने 2A। ये लेंथ है, ये एरिया है। और यहाँ पर बात करें तो इसके लिए उसने लेंथ दे दी L, एरिया दे दिया A, ठीक है ना। इतनी चीज़ें पता हो गई। अब हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो R होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ अपॉन एरिया के। तो यहाँ पर से हम कर लेंगे डायरेक्टली। तो R1 अपॉन R2 अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L by 2 आ जाएगा, L by 2 अपॉन 2A, और उसके नीचे क्या लिख दूंगा यहाँ पर, उसके नीचे L by A आ जाएगा मेरे पास। A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, L by 2 और 2A मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ से R2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 R2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर R1 की, तो ये क्या था हमारे पास, ये R2 जो था ये 4 ओम यहाँ पर होने वाला था। इसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 4 ओम। R2 की वैल्यू उसने कितने दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। तो R2 की वैल्यू 4 ओम रख दोगे तो 4/4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर R1 आ जाएगा हमारे पास। R1 यहाँ पर क्या आने वाला है, तो R1 हमारे पास 1 ओम आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओम आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है 1 ओम इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कहता है हमसे, व्हाट इज द एक्सपेंसर ऑफ डीएनए। डीएनए का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या है, सबको पता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंजर्वेशन मेथड सर्व एज द लिविंग लेबोरेटरीज। तो क्या है यहाँ पर, कौन सी संरक्षण विधि जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है। तो इसका अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या कहता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल निचय जो होते हैं, ये किसकी तरह वर्क करते हैं, ये कंजर्वेशन मेथड किसकी तरह काम करते हैं, लिविंग लेबोरेटरीज यानी जीवित प्रयोगशालाओं की तरह यहाँ पर काम करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर स्थित है। कौन, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन। यानी कि अपूर्ण रूप से जब भी क्या होता है, कार्बन का कंबसन, कार्बन को जलाया जाता है, अब किसके यहाँ पर अधूरा दहन होता है, किसका, कार्बन का अधूरा दहन होता है जब भी, तो उसके कारण यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होगा जब अंगीठी जलाते हैं हम, ठीक है ना, अंगीठी जलाते हैं तो उसमें अगर कोयला जो होता है उसको जला के रखते हैं तो वहाँ पर आधा आधा जलता है, अधूरे रूप से जलता है, वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दरवाजे बंद करके नहीं सोना चाहिए। कब, जब आपने कमरे में अंगीठी रखी हो, तो अंगीठी नहीं जलानी चाहिए कमरे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकालता है वहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाता है और यहाँ पर क्या होती है, स्वीट डेथ, क्या मीठी मृत्यु बोलते हैं जिसको, स्वीट डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता आदमी कब मर गया। ठीक है, तभी आपने सुना होगा कि कई लोगों ने अंगीठी जलाई हुई थी और सुबह देखा वहाँ कि लोग मरे हुए मिले। ठीक है, तो इसी के कारण ये चीज़ें होती है, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ये क्यों होता है, जब कार्बन जो होता है, कार्बन यानी कि कोयला जो होता है उसमें कार्बन की बहुत मात्रा रहती है, ठीक है ना, तो उसका जब अधूरा दहन किया जाता है यानी कि इनकम्प्लीट कंबसन किया जाता है तो उससे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अमीनो मीथेन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया। यार देखो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वैसे, बट फिर भी इसने इसको हटाया नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी देख लेना, राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉलीमर बेंजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए, यार ये भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, फिर भी देखें अगर तो बेंजीन कहाँ से किससे प्राप्त होने वाला है, तो बेंजीन प्राप्त होता है किससे, इथाइन से। यानी कि इथाइन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये आपका बेंजीन है, ठीक है। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे अगर 3 लगा दोगे तो इनको, ये 1 2 ये
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों ये यहाँ जोड़ देना, इसको यहाँ जोड़ देना, इसको यहाँ जोड़ देना, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा जब 3 इथाइन मिल जाएंगे तो यहाँ पर बेंजीन बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर, ये हिंदी में मत पढ़ा, हिंदी में रहने दो इसको। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? ओला फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब जो जिसमें अगर हम कोई और पदार्थ मिलाएं, ठीक है, वो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो इंडिकेटर क्या कहलाएंगे यहाँ पर? ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाएंगे। वो कौन है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर लॉन्ग, क्लोव जो होता है लॉन्ग, वो क्या होता है? एक ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the ratio of change in displacement to the time intervals in which the displacement occur known as? ठीक है ना, टाइम इंटरवल के साथ रेशियो है किसका? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल का यहाँ पर रेशियो है। और यहाँ पर बात करें इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, सबको पता है ये वाला, तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन? देखो यार ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों नहीं हटाता इसको। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये इसका राइट आंसर होने वाला है, पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। What is the direction of the centrifugal force acting on the body moving along a circular path? ठीक है, तो यहाँ पर बात करें क्या है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत अपकेंद्री बल की दिशा क्या होने वाली है? तो ये दिशा होने वाली है आपकी केंद्र से दूर, क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है? वेयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस? तो अर्थ की जो सरफेस होती है वो कहाँ पर, कौन से कहाँ किस जगह की सरफेस पर, यहाँ पृथ्वी पर जो सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होने वाला है? तो सबने अभी तक यही पढ़ा होगा, इसमें कौन सा? एट द पोल्स, ध्रुवों पर ये सबसे अधिक लगने वाला है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कहाँ पर लगता है? तो एट द पोल्स, यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपका, इसको देखो। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5OH? C2H5OH का आईयूपीएसी नाम है यार, ये क्या क्वेश्चन है, कर लोगे इसको, आसान सा क्वेश्चन है। इथेनॉल इसका क्या होता है? आईयूपीएसी नाम होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक्स टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन? पेप्सिन जो एंजाइम है इसकी क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आमाशय में, आमाशय ने अपने पेट में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है यार? HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उत्पन्न होता है। वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। किसको फैसिलिटेट करता है यहाँ पर? यहाँ पर किसको? पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ठीक है ना। और पेप्सिन जो एंजाइम होता है इसका काम पढ़ लेना, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, देख लेना इसको। पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है ये आपसे पूछ सकता हो एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the mass number of an atom that has 3 protons 4 न्यूट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका 4 और 3 को ऐड कर लो, 7 हो जाएगा। तो 7 इसका मास नंबर होता है। सबको पता है ना मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर लोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स? की रिफाइनिंग में यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं होती है? निछालन नहीं होता है, प्रदंडन नहीं होता, द्राव गलन नहीं होता है, विद्युत अपघटन, लीचिंग, पोलिंग, लिक्वेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस? तो आपको पता है यहाँ पर पोलिंग, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस तो होते हैं, बट क्या नहीं होता यहाँ पर? लीचिंग नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये देख लेना, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स? जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? जो कभी खत्म, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एक्सेस स्रोत किस चीज़ का? ऊर्जा का। तो किसको कहते हैं यहाँ पर? सोलर तो है, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है यहाँ पर? इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन देखें। इन ए या एन मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एक क्या है वो? जिसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाने के लिए किया जाता है ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। अब यहीं पर बोल दे उसने बिजली का उत्पादन, तो कौन करेगा बिजली का उत्पादन यार? बिजली का उत्पादन करेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। किसकी मदद से? यांत्रिक ऊर्जा की मदद से,
ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डू डैम्स इफेक्ट लोकल मरीन लाइफ्स, जो बांध है वो स्थानीय समुद्री जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो मछली पकड़ना अधिक हो जाता है, या फिर स्थानीय जलीय जीवों नष्ट हो जाते हैं, या फिर निम्न तापमान व्यवधान का कारण बनता है, या फिर बांध क्षेत्र में कोई नया जीव प्रवेश नहीं करता है। तो बात करें यहाँ पर लोकल एक्वेटिक बायोम इज डिस्ट्रॉयड, जो स्थानीय जलीय जीवों होता है वो नष्ट हो जाता है। बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The total mechanical energy of the system is conserved only if all the forces doing work on it are, यानी कि प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा तभी संरक्षित होती है जब उस पर कार्य करने वाले सभी बल कैसे हों? कंजर्वेटिव हों। सारे के सारे बल जो हैं उस पर कार्य करने वाले कंजर्वेटिव संरक्षी बल हों, तभी प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो सकती है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड लीड टू द फॉर्मेशन। अल्कोहल मैंने ये पहले भी बताया था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हमेशा एस्टर एंड वाटर बनाते हैं, हमेशा एस्टर एंड वाटर बनाते हैं। ये दिमाग में बिठा लेना, कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकते हो। अल्कोहल प्लस एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर प्लस वाटर बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एस्टर यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, तो इसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रूट्स आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होती हैं, किस में? पाइनस में, या फिर यहाँ पर लाइकोपोडियम में, या फिर सीड्रस में, या फिर साइकस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको जो देखने को मिलता है साइकस। साइकस की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल इज डिनोटेड बाय द नेम रेगुर सॉइल। रेगर सॉइल यानी कि रेगर मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है, काली मृदा जो होती है, उसको एक किस और नाम से भी जाना जाता है, तो रेगर मिट्टी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉज्ड द टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के आतंक का क्या कारण था? कार्बन डिपोजिशन, वाटर हायसिंथ प्लांट, या फिर केमिकल डिपोजिशन, या फिर फर्टिलाइजर डिपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको देखने को मिलता है बंगाल का आतंक। ठीक है, तो वाटर हायसिंथ यानी कि जल कुंभी का पौधा जो था उसको यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। ठीक है, बंगाल का आतंक कहा गया उसको। क्या कारण था उसका? तो यहाँ पर जल कुंभी का पौधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। सिलिकॉन डोप्ड विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि सिलिकॉन 14 ग्रुप का होता है, इधर 13 ग्रुप, इधर 15 ग्रुप। वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर फिर भी हर पेपर में पूछा गया था आपसे, हर पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, सिलिकॉन 15 में कौन आ जाएगा? यहाँ पर सिलिकॉन के बाद यहाँ पर कौन आता है? फॉस्फोरस आता है, इधर कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। तो ये 13 वाले को अगर इसमें डोप इसमें मिलाया जाए तो यहाँ पर पी टाइप बनेगा। कैसा बनेगा? पी टाइप बनेगा, पी टाइप बनने वाला है। और अगर 15 वाले को मिलाया जाएगा इसमें तो एन टाइप बनने वाला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। ये छोटी सी चीज़ याद कर लेना चाहे, ठीक है ना। तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता इस बार पूछ दे, कुछ भरोसा नहीं आ रहा उसका अब तो। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए उसको। तो एल्यूमिनियम यानी कि 13 ग्रुप वाला मिला दे 14 में तो पी टाइप बन जाएगा। अगर 15 वाला मिला दे 14 में तो यहाँ पर एन टाइप बन जाएगा। तो कर लेंगे इसको, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर एन टाइप बनने वाला है क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट को मिलाया गया है किसमें? सिलिकॉन में। तो यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर हो जाएगा। ये राइट आंसर इसका होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो पेपर हैं, आज ये कौन सा हो गया? ये शिफ्ट 1 हो गया 19 जुलाई का। शिफ्ट 2 को अगले वाले लेक्चर में शुरू कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? जीरो केमिस्ट्री चैनल है, कहाँ पर? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर आप जीरो केमिस्ट्री सर्च मारते हो तो आपको यहाँ पर एक चैनल मिलेगा जिसमें मैं आपको इसके पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है ना, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।